आज से हम लूसेंट डे स्टार्ट करेंगे। तो इसका हम पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, पूरी बुक कवर करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो पहला है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक का फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो उत्तर में हिमालय है और दक्षिण, यानी उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, हिंद महासागर आपको पता है। इसे क्या कहा गया है? भारतवर्ष के नाम से। महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। महाकाव्य पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है, यानी भारत का देश। यहाँ के निवासियों अर्थात को भारतीय तथा भारत के संतान कहा गया, और यहाँ के लोग रहने वाले उन्हें क्या कहा गया? भारतीय। यूनानी ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद कहा है। मध्यकालीन जो मुस्लिम है उन्होंने क्या कहा है? हिंद कहा है, अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद आगे देखिए, तो भारतीय इतिहास में अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो कहाँ से पता चलता है कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? उनसे हमें पता चलता है भारत के बारे में। तो 4 स्रोतों से हमें पता चलता है इसके बारे में, भारतीय इतिहास के। एक तो धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो 4 स्रोत कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। ठीक है, इसको किसने बनाया था? संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद 4 है: यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ तक आप देख लो, क्या उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो है था वो भारतवर्ष था। भारत का सिद्धांत कहा गया है महाकाव्य और भारत कहाँ कहा गया है? महाकाव्य और पुराण में। यूनानियों ने क्या कहा गया है? हिंद कहा है। उसके बाद मुस्लिमों ने इसे हिंदुस्तान कहा है और 3 भागों में बांटा गया है। ये तो आपको पता है। 4 स्रोत से: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। और संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। 4 वेद है, आपको पता है। अब ऋग्वेद, ये जो पहला है, तो ऋग्वेद के क्रमबद्ध गान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? जो क्रमबद्ध मतलब श्रेणीबद्ध हो। ठीक है, इसमें क्या है? 10 मंडल हैं, 128 सूक्त है, बाल खिली पाठ के 11 सूक्तों सहित और 10,462 ऋचाएँ हैं। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने के लिए ऋषि को होत कहते हैं। जो इस ऋचाओं को पढ़ता है ना वेदों की, उसे क्या कहा जाता है? होत कहा जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? वेदों से क्या मिलती है हमें? आर्यों के बारे में, जो उनकी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और 9वें मंडल में कौन से देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। और ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें क्या कहा गया? खिल कहा गया है। चतुर्थ समाज जैसी कल्पना का आदि स्रोत ऋग्देव के 10वें मंडल में पड़े पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा और जंघा और चरणों से उत्पन्न है। तो देखो, ऋग्वेद क्या है? ज्ञानों का संग्रह जो क्रमबद्ध है उसे क्या कहा है? ऋग्वेद कहा गया। 10 मंडल है, 128 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। जो इसे पढ़ता है उस ऋषि को क्या कहा जाता है? होत कहा जाता है। आर्य की हमें इसके बारे में वेदों से क्या पता चलता है? वेदों से हमें क्या पता चलता है कि आर्यों की पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल लाइफ कैसी थी। उसके बाद विश्वामित्र रचित ऋग्वेद में सूर्य देवता को जो 3रा मंडल है, 3rd जो है वो किसको है? सूर्य देवता को। ठीक है, सूर्य देवता से रिलेटेड है। और जो उसके बाद 9वां है, 9वें में क्या है? सोम का उल्लेख है। उसके बाद 8वां मंडल किसका है? जो ऋचा है उन्हें खिल कहा गया है। ठीक है,
उसके बाद चतुस्वर्ण 10वें मंडल में किसकी बात की गई है? जो चतुस्वर्ण है ना, चतुस्वर्ण, उसकी बात की गई है। धर्म सूत्र के 4 प्रमुख जातियों की स्थिति व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र क्या करता है? 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, उनके व्यवसायिक दायित्व और कर्तव्य और विशेष अधिकारों के बारे में स्पष्ट विभेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। उसके बाद है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि इंद्र जो बारिश के देवता थे, है ना, इंद्र को बारिश के देवता माना जाता है, तो 250 और जो अग्नि होती है उनके लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के पास शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, जैसे वैदिक साहित्य में फर्स्ट नंबर पे क्या है? ऋग्वेद, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा? शतपथ ब्राह्मण। ये किसके साधन के रूप में? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में। अब उसके बाद हम देखें तो यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन करने के नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। मतलब सुरों सस्वर, जैसा कहा वैसे ही मंत्र और बलि, उसके लिए जो अनुपालन नियम बताए गए हैं उसको क्या कहा गया? यजुर्वेद कहलाता है। जो इसे पढ़ेगा उसे क्या कहेंगे? अर्धवयु। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और प्लस पद्य में, ये गद्य पद्य में गद्यास पद्यास पढ़े ना अपन, उस टाइप से। फिर सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। जो गाई जा सकती है उसकी ऋचाओं का संकलन क्या है? सामवेद। इसके जो से पढ़ेगा उसे क्या कहेगा? उद्धात। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब अर्थवेद, अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्राश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामत्य आदि विविध विषयों पर समृद्ध मंत्र और सामाजिक मनुष्यों के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रें कहा गया है। अर्थवेद में सभा और समिति, अर्थवेद में क्या बताया गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की क्या कहा गया? 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया यानी बाद में कौन बना है? अर्थवेद, है ना। अर्थ, उसके बाद है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। अब वेदों को हम अच्छी तरह से पढ़ पाए, समझ पाए, इसके लिए क्या हुआ कि 6 वेदांग की रचना हुई। जैसे शिक्षा, ज्योतिष्य, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन थे? लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माना जाते हैं। भारतीय इतिहास कथाओं में सबसे बड़ा क्रमबद्ध पुराण मिलता है। क्या बोल रहे हैं कि जो है ना सबसे जो श्रेणीबद्ध होता है विवरण, वो हमें कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। और ये जो पुराण है इनको किसने बनाया? इनकी रचना किसने करी है? लोमहर्ष और इनके बेटे उग्रश्रवा ने बनाया है। इनकी संख्या कितनी है? पुराणों की 18 है, लेकिन 5, केवल जो 5 है ना वही केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अभी 5 कौन कौन से हैं? पहला है मत्स्य, दूसरा है वायु, तीसरा है विष्णु, चौथा है ब्राह्मण और 5वां है भागवत। इधर दे रखा है पुराण और संबंध। जो विष्णु पुराण है वो किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। उसके बाद मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से, वायु पुराण गुप्त वंश से। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्रमाणिक और प्राचीन और प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सुंग काल का यह मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। क्या बोल रहे हैं कि स्मृति ग्रंथ होते हैं ना उसमें सबसे प्रामाणिक अगर कोई है तो मनुस्मृति मानी जाती है। और ये सुंग काल, पुष्यमित्र सुंग जानते हो, जिन्होंने बृहदत्त की हत्या करके स्थापित किया था सुंग काल, तो वही उन्हीं के टाइम का है मानक ग्रंथ। और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है,
जैसे समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त हो गए वाले गुप्तों की बात की जा रही है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और अनेक कथांकों के साथ वर्णित किया गया। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। जातक में क्या है, जो बुद्ध का पहले वाला जन्म है उसकी कहानियाँ है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु। कथा वस्तु किसका प्रमुख ग्रंथ है, हीनयान का। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा गया, आगम। क्या कहा गया जैन साहित्य को, आगम। जैन ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों और 108 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा पुस्तक राजतरणी, इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों का सिंध विजय वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद सुरक्षित है। अष्ट अध्यायी जो संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, लेखक पाणिनि है। इसने मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी। अष्टाध्यायी से हमें क्या पता चलता है कि है ना, ये मौर्य वंश के पहले के काल का और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। फिर कात्यायन की गार्गी संहिता में एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो इसमें भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। फिर पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता लगाया। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। तो पहला क्या है, यूनानी रोम लेखक। पहला कौन सा था लेखक, टेरियस। ये क्या था, ये ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण कारण अविश्वसनीय है। फिर हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी में भारत के इतिहास के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन से, हिस्टोरिका। ये कब की है, 5वीं शताब्दी की, और ये भारत फारस के संबंध का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है, भारत और फारस के संबंध का। इसका विवरण भी अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित है। और फिर आगे अगर देखिए तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में सिकंदर के साथ कौन कौन सा लेखक आया था, निरियाकस, ऑनेक्सिक्रट्स और ऑस्ट्रोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय। तो पहले जो हेरोडोटस आया है ना, और नियार्कस आया, ये तो इन्होंने ऐसे ही लिखा, टेरिस और हेरोडोटस, ठीक है। फिर सिकंदर के साथ आने वाले कौन थे, निरियाकस, ऑनेक्सिक्रट्स, ऑस्ट्रोबुलस, ये क्या प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगास्थनीस, यह सेल्यूकुस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के उस विषय के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद है डायमिकस, यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। डायमिकस कौन था, ये सीरिया यानी मिस्र, सीरियन नरेश अंत्योकोस का मित्र था, का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग के संबंध थे। फिर डायनोनिसिस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के। डायनोसिस किसके दरबार में, अशोक के। टॉलमी, ये 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी इसने। फिर उसके बाद है प्लिनी, ये प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारत में पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के विवरण के बारे में बताया है। फिर उसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द एथियंस। इस पुस्तक के लेखक के बारे में सही जानकारी नहीं है। ये करीब
ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फिर चीनी यात्री परिहान फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। फरियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने क्या करा था? इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन दिया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बताया था। पेशा युगल ये 518 भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ की एक की। फिर हुएसोंग कौन है? ये हर्षवर्धन के शासन यानी वर्धन वंश के उसमें आया था। हुएसोंग ने 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वो सर्वप्रथम भारतीय राज कपीशा पहुंचा। कहाँ पे आया? हर्षवर्धन। वो कौन सा हर्षवर्धन? क्या? हुएसोंग। ये कहाँ आया? कपीशा। इसने भारत में 15 वर्षों ठहर कर 1545 में चीन लौटा। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत में बौद्ध धर्म को एकत्र ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वतान सेयुकी, कौन सा ग्रंथ लिखा है? सेयुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? सीलभद्र थे। फिर चौथा इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय भारत का वर्णन किया। फिर अरबी लेखक अल-बरूनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई इसकी किताब उल हिंद या तकीफ ए हिंद आज भी भारतीय इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अन्य लेखक तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक है। इसने कयूर और तयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी में अभिलेख में बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार मिलते हैं। पुरातत्व में साथ में जानकारी है। 1400 ईस्वी में एक अभिलेख है, कौन सा? बोगास कोई, जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार मिलते हैं। फिर मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण। मध्य भारत यानी मिडिल इंडिया, उसमें भागवत धर्म विकसित होने के लिए प्रमाण यवन राजदूत हेरोडोटस बेसनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भागवत धर्म का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? हेरोडोटस बेसनगर विदिशा, ये कहाँ है? गरुण स्तंभ से प्राप्त होता है। फिर सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख मिला है। भारतवर्ष सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है नाम? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? सहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में आने होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कौन सा देता है? भीतरी स्तंभ लेख। इस सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लिखित वाला एरन अभिलेख, जिसका शासक कौन था? भानुगुप्त। उसके बाद रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। यह अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद एक कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल बुर्ज होम से गत्तावास गड्ढागर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहूत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशापर्ण कहा गया है। आज सिक्कों को क्या कहा जाता है? काशापर्ण। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखे जाने का कार्य यवन शासकों ने किया है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडू पांडिचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित है। ये कलिंग राज खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त।
ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन दत्ती, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो धर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश बोस, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्तनगुप्त, देवपाड़ अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। मतलब जहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिले उसे क्या कहेंगे हम? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से प्राप्त होता है। अगर लिखित है तो वो इतिहास है, अगर लिखित नहीं है तो प्रागैतिहासिक है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद, मतलब लेखन कला है फिर भी लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, कौन सा हो जाएगा? सिंधु, वो आद्य ऐतिहासिक कहलाएगा क्योंकि पढ़ा नहीं जा सकता सिंधु घाटी की सभ्यता को। फिर ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश यानी ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती में आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। मतलब कैसे वो जीता था? शिकार करके। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में पहिए और नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण, मतलब रहना कब सीखा उसने? एक जगह रहकर थोड़ा सा, कि ज़्यादा तो वो पहले भी थोड़ा घुमक्कड़ टाइप था लेकिन वो स्थायी जीवन के आसार देखने लग गए थे क्योंकि कृषि स्टार्ट हो गई थी नवपाषाण काल में, इसलिए स्थायी निवास की प्रवृत्ति। उसने सबसे पहले किसे बनाया? पालतू कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा वस्तु का प्रयोग किया, उसके द्वारा बनाया जा सकने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति अतिरक्कम था। अतिपरक्कम कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? अतिरक्कम। कृषि का विस्तार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ का है, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। फिर पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्टीप पत्थर के बने थे। कैसे बने थे? पूर्व प्रस्तर युग में पत्थर के बने थे। भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अब सिंधु घाटी पढ़ेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से लेकर 1750 मानी जाती है। कब है? 2350 से लेकर 1750। ये क्यों मानी जाती है? क्योंकि रेडियो कार्बन C20 जैसी विश्लेषण पद्धति के द्वारा ये प्रमाणित भी है। इसकी खोज जो है ना वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। समृद्ध सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जाता है। ठीक है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। यहाँ पे कैसे लोग रहते थे? जो द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल सुत्कोटर, पश्चिमी कौन सा? सुत्कोटर यानी बलूचिस्तान। पूर्व पुरास्थल आरामपुरक यानी मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल मांदा यानी जिला अखनूर जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद यानी जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था में स्थलों को केवल 6 नगरों में बड़े नगर की संख्या दी गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन आदि। केवल 6 नगरों को बड़े नगर की संज्ञा दी। उसमें कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल और सुतकोटा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? अन्नागार। ये क्या है? यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कौन सा? अन्नागार जो प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार एक वृहत स्मारक है जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.08 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर
3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है चारों ओर, जिसके हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। उसके बाद हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक संगी पशु का अंकन मिलता है। जो मोहर है मतलब जो पैसा है, हाँ, सिक्कों पर किससे मिलता है? एक संगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल और चंद्रपुत्रों से। सिंधु भाषा की लिपि भाव चित्रांपक है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। एक अभिलेख में एक से अधिक व्यक्तियों का पंक्तियों का होता है। एक अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है। पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति? घर बनाने के लिए ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल के पिछवाड़ा की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर ही घरों के दरवाजे को मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। रंगपुर रोथल में चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। सुरकोतला कालीबंगन लोथल में सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं गाड़ी पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। अब सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से होता है? जैसे आयातित वस्तु और प्रदेश। तांबा कहाँ से मिलता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी कहाँ से मिली? अफगानिस्तान, ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवत मणि मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द प्रायः सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन बड़े वर्गों के हाथों में था। पिकट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विस्तार साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साथ भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये चिन्ह का सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। पशु में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में लोगों के लिए विशेष पूजनीय है। स्त्री मणि मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सिंधु और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी का आपस में लड़ाना, चौपड़, पासक खेलना साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन में एक हड़प्पा कालीन स्थल था, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए रहने के लिए किले से घिरा हुआ था। पर्दा तथा वेश्यावृत्ति की समस्या प्रचलित थी। शवों को जलाने व गाड़ने की दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा सर्वथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युगम समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पटी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन और वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे उत्खनन करता दयाराम साहती और माधव स्वरूप पश्चिम 1921। स्थिति कहाँ है इसकी? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो सिंधु राखालदास बनर्जी 1922। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला। चंद्रपुत्रों सिंधु गोपाल मंजूमदार 1931। सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगन घग्गर नदी बीबी लाल LV थापर 1953। राजस्थान का हनुमानगढ़ किला। कोट दीजी सिंधु फजल अहमद 1953। सिंध प्रांत का खैरगपुर स्थान। रंगपुर मादर नदी रंगनाथ राव ने खोजा था 1953 से 1954। गुजरात का काठियावाड़ जिला। पिरोपड़ सतलज यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56। पंजाब का रोपड़ जिला। उसके बाद लोथल भोगा नदी किनारे रंगनाथ राव
1955 से 62 गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन यज्ञदत्त शर्मा 1958 उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुर कार्डिगोड दाश नदी ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज टेल्स 1927 पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। फेबन वाली रंगोई रविंद्र सिंह बिस्ट और धोलावीरा रविंद्र सिंह दोनों कि जो बनवाली था 1974 में हरियाणा का हिसार जिला था और धलावीरा गुजरात का कच्छ जिला था। वैदिक सभ्यता हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है।